हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ देखी थी। आज हम अलैंगिक जनन की बची हुई शेष जो विधि है बीजाणु समासंग, वो देखते हैं। तो देखिए, पहले बीजाणु समासंग विधि होती क्या है वो देखते हैं। बीजाणु समासंग बीजाणु समासंग विधि क्या होती है, पहले बच्चों इसको परिभाषित करते हैं हम। ठीक है, देखिए बच्चों, इस विधि में पादप से बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु पादप से हवा में मुक्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं। जब ये बीजाणु हवा से मिट्टी या खाद्य पदार्थ के संपर्क में आते हैं तब नए पादप राइजोपस बनाते हैं। इस विधि के अंदर ये घटना घटती है क्या, कि पादप से बीजाणु बनते हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये बीजाणु पादप से हवा में मुक्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। और जब ये बीजाणु मिट्टी या खाद्य पदार्थ के संपर्क में आते हैं तो नए पादप बनते हैं। ठीक है, कैसे? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेड का, जो हम खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। ब्रेड, उस ब्रेड का एग्जाम्पल लेके इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेड का। ठीक है, जो ब्रेड हम खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों, ये मान लीजिए एक ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड की एक पीस है, एक स्लाइस है, करेक्ट। इस ब्रेड को हमने कुछ समय के लिए रखा, कुछ दिनों के लिए इसको रख देते हैं। कुछ दिनों के लिए इसको रख देते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए जब आप इसको रख दोगे तो आप देखोगे कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर इस प्रकार की एक ग्रीन ब्लैक कलर की फफूंद सी आपको दिखाई देगी। इस प्रकार की ग्रीन कलर की सी फफूंद सी दिखाई देना। तो इस प्रकार की ग्रीन कलर की ये कुछ इसका हिस्सा दिखाई देना शुरू करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ एक ब्रेड ली, ये ब्रेड है। ठीक है, इसको कुछ दिनों के लिए रखने के बाद हम देखते हैं कि इसकी जो सतह होती है उसका कुछ भाग इस तरह का ग्रीन कलर का हो जाता है। जब इस ग्रीन भाग को, जब हरे भाग को
भाग को जब बड़ा करके देखें, बड़ा करके देखने पर जब इस ग्रीन कलर के भाग को बड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं, देखने पर हमें निम्न संरचना दिखाई देती है। निम्न संरचना दिखाई देती है। इस प्रकार की हमें एक निम्न संरचना दिखाई देगी। देखिए बच्चों, ठीक है, इस प्रकार की हमें एक धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देंगी। इस धागेनुमा संरचना के ऊपर जो ये गोल सी संरचना होती है, इसे हम कहते हैं बीजाणुधानी। इस गोल टोपीनुमी संरचना को हम बीजाणुधानी कहते हैं। इस बीजाणुधानी संरचना के अंदर ये बीजाणु उपस्थित होते हैं। बीजाणु, ठीक है, इस बीजाणु उपस्थित होते हैं। इस धागेनुमा संरचना जो ये दिखाई देती है, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं राइजोपस। ठीक है, राइजोपस। इस पूरी संरचना को हम राइजोपस के कवक जाल कहते हैं। ठीक है, तो राइजोपस के कवक के जाल के ऊपर एक जो गोल संरचना पाई जाती है उसे बीजाणुधानी कहते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु उपस्थित होते हैं। करेक्ट। जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल समय आता है, ठीक है, जब अनुकूल समय आता है तो ये जो बीजाणुधानी होती है, ठीक है, ये बीजाणुधानी फट जाती है, जैसा कि यहाँ फटी हुई दिख रही है, और इससे बीजाणु जो होते हैं ये मुक्त हो जाते हैं और हवा में चले जाते हैं। ठीक है, बीजाणुधानी फट जाती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीजाणुधानी फट जाती है और बीजाणु हवा में, तो ये बीजाणु हवा में चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बीजाणुधानी फट जाती है और बीजाणु हवा में चले जाते हैं, जहां ये लगभग उपस्थित रहते हैं। करेक्ट। अब जब पुनः दोबारा जब हम ब्रेड को कुछ समय के लिए हम जब रखते हैं, ब्रेड को यदि हम कुछ समय के लिए वापस जब कभी इसको रखते हैं, 1-2 दिन के लिए रखे रहने देते हैं, यूज में नहीं लेते हैं, तो कुछ समय में बाद देखेंगे कि ये बीजाणु जो हवा में उपस्थित हैं, ये इस खाद्य पदार्थ की सतह पर क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे। ये बीजाणु खाद्य पदार्थ की सतह पर क्या होंगे, इस प्रकार सेटल हो जाएंगे और वापस एक फफूंद का निर्माण कवक पादप राइजोपस के पादप जो है या पादप जो कवक फफूंद है उसका निर्माण करेंगे। हाँ बच्चों, दोबारा देखिए, ये जो हवा में बीजाणु है, ये बीजाणु वापस इस खाद्य पदार्थ की सतह के संपर्क में आएंगे और आकर के यहाँ पर अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर के वापस एक ग्रीन कलर की राइजोपस का निर्माण करेंगे। इस प्रकार के राइजोपस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के राइजोपस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि एक बीजाणु, जब ये बीजाणु पादप से मुक्त हुए और मुक्त होकर के जब खाद्य पदार्थ के संपर्क में आए, तो इस प्रकार खूब सारे राइजोपस के कवक जाल का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। तो खूब जो अधिक संख्या में राइजोपस के कवक जाल का निर्माण हुआ, उसके निर्माण में केवल एक बीजाणु काम आ रहा है, इसलिए इस विधि को कहते हैं बीजाणु समासन विधि। करेक्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लगभग हवा में उपस्थित रहते हैं और मिट्टी या खाद्य पदार्थ के
संपर्क में आकर अंकुरित होते हैं और राइजोपस के कवक जाल बनाते हैं। तो जो ये होती है बीजाणु समासन विधि। तो हमने बीजाणु समासन विधि की जो अभी परिभाषा देखी थी उसमें ये कहा था कि बीजाणु मुक्त होते हैं हवा में, और जब ये मिट्टी या खाद्य पदार्थ के संपर्क में आते हैं तो अंकुरित होते हैं और फिर वापस राइजोपस या पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस विधि में बीजाणु से राइजोपस के पादपों का निर्माण हो रहा है, केवल बीजाणु के द्वारा हो रहा है, इसलिए अलैंगिक जनन विधि कहलाएगी। देखिए बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ब्रेड फफूंद राइजोपस के कवक जाल होते हैं। अनुकूल समय में बीजाणुधानी फट जाती है और बीजाणु हवा में मुक्त हो जाते हैं। जब ये बीजाणु खाद्य पदार्थ या मिट्टी के संपर्क में आते हैं तब अंकुरित होकर नए राइजोपस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस विधि में बीजाणु से राइजोपस का निर्माण होता है। इसे बीजाणु समासन कहते हैं। तो ये होती है बच्चों बीजाणु समासन विधि। ठीक है, ये आपकी अलैंगिक जनन की अंतिम विधि थी। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए बच्चों, लैंगिक जनन जो होती है वह विधि है
जिसमें नए जीव की उत्पत्ति हेतु दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है। अथवा इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक संयोजित होकर युग्मनज बनाते हैं। इस युग्मनज में विभाजन होता है, जिससे नई जीव की उत्पत्ति होती है। ये होता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की क्या होता है? वह विधि जिसमें नए जीव की उत्पत्ति हेतु दो जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक में एक जीव भाग लेता था और लैंगिक में दो जीव भाग लेते हैं। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब नर और मादा युग्मक संयोजित होते हैं तो युग्मनज बनता है और इस युग्मनज में विभाजन से नए जीव की उत्पत्ति होती है। करेक्ट। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है। तो निषेचन क्या है? नर और मादा युग्म का संयोजित होना और फिर युग्मनज का बनना और युग्मनज से नए जीव का बनना की जो क्रिया है इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है। तो बच्चों हम हमारे एनसीईआरटी की 10th क्लास के सिलेबस में पुष्पों में लैंगिक जनन आपके बताया गया है। तो यहाँ हम पुष्प के अंदर लैंगिक जनन की क्रियाविधि को देखेंगे। ठीक है। तो पुष्प में लैंगिक जनन की क्रियाविधि से पहले हम पुष्प की संरचना देखनी जरूरी है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले उसको थोड़ा सा उसकी जानकारी लेनी जरूरी है। तो पहले हम संरचना देखेंगे। देखिए बच्चों, तो पहले हम देखेंगे, देखिए बच्चों, पहले हम पुष्प की संरचना देखेंगे। ओके। तो पुष्प की जो संरचना है, ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए, पुष्प की संरचना में मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक है। सबसे बाहरी भाग जो होता है ये वाला होता है। ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्राह्यदल। करेक्ट। ये जो होता है ये ब्राह्यदल कहलाता है। ये जो ब्राह्यदल होता है
ये ऑलमोस्टली लगभग सभी पादपों के अंदर ग्रीन कलर का होता है। अभी आपने गुलाब की फूल को देखा होगा, उसके नीचे हरी हरी रंग की कुछ पत्तियां होती हैं, और किसी फूल में भी देखा होगा हरी रंग की पत्तियां होती हैं। तो ये हरी रंग की जो पत्तियां होती हैं इसे हम कहते हैं ब्राह्यदल। करेक्ट। अब ब्राह्यदल का क्या काम है, देखिए ये सबसे पहला ये हरे रंग का होता है, हरे रंग का, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्राह्यदल है इसकी एक पत्ती को हम कहते हैं ब्राह्यदल, और इसकी जितनी भी पत्तियां हैं इनके समूह को हम कहेंगे ब्राह्यदल पुंज। अर्थात एक पत्ती को ब्राह्यदल और पत्तियों के समूह को हम कहते हैं ब्राह्यदल पुंज। पत्तियों के समूह को ब्राह्यदल पुंज कहते हैं। करेक्ट, ब्राह्यदल पुंज। अब प्रश्न आता है इस ब्राह्यदल पुंज का क्या काम है। तो जब ये फूल खिलता नहीं है, मुकुल की अवस्था में होता है, तब ये पत्तियां इस फूल को बिल्कुल कवर करके रखती हैं, अर्थात उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो हम यहाँ तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि पुष्प की मुकुल अवस्था में सुरक्षा करना, ठीक है। तो ये होता है ब्राह्यदल, और ये होते हैं ब्राह्यदल के कुछ कार्य और उसकी विशेषता। करेक्ट। अब हम नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं दलपुंज। तो बच्चों देखिए ये जो पत्तियां, ग्रीन कलर की जो पत्ती के ऊपर जो रेड कलर की पत्तियां होती हैं, या अलग अलग कोई भी कलर हो सकता है, जैसे पीले कलर हो सकता है, सफ़ेद कलर हो सकता है, कोई भी कलर की जो ये पत्तियां होती हैं, रंगीन जो पत्तियां होती हैं, ग्रीन कलर को छोड़ के अन्य किसी भी कलर की जो ये पत्तियां होती हैं फ्लावर के अंदर, इनको हम कहते हैं दल। ठीक है, ये कहलाती है दल। इनको हम कहते हैं दल। एक पत्ती को दल और इनके पूरे समूह को हम कहते हैं दलपुंज। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा पत्तियों के समूह को दल पुंज कहते हैं। पुंज, पत्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। ओके, इन पत्तियों का जो समूह है दल पुंज, इसका क्या कार्य है। ये पत्तियां कीटों को, भंवरों को अपनी तरफ परागण की क्रिया के लिए क्या करती है, आकर्षित करती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें महक आती है, तो ये अपनी महक के द्वारा कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करती हैं। तो ये कीटों को परागण के लिए आकर्षित करती है। आकर्षित, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो इसका कार्य क्या हो गया, कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करना। करेक्ट। नेक्स्ट हमारा अगला पार्ट होता है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। ये कंप्लीट जो है इसको कहते हैं स्त्री केसर। देखिए बच्चों, ये जो होता है इसको कहते हैं हम पुंकेसर। ठीक है, अब पुष्प के अंदर खूब सारे इस तरह के पुंकेसर होते हैं, जैसे हमने यहाँ एक से ज़्यादा 2 दिखा रखे हैं। तो इन पुंकेसरों के समूह को हम कहते हैं पुमुंग। करेक्ट। तो ये जो पुंकेसर होते हैं, ठीक है, अगला है पुमुंग। यहाँ से देखते हैं अपन, पुमुंग। ठीक है, देखिए, तो इसके पुमुंगों के एक सदस्य को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। फर्स्ट, इसके एक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट पुंकेसर, ये पुंकेसर, इनके समूह को हम क्या कहते हैं, पुमुंग। करेक्ट। ये पुंकेसर जो होता है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, ये पुंकेसर जो होता है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है,
ये जो भाग होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस टोपीनुमा भाग को कहते हैं हम परागकोश। इस परागकोश के अंदर पराग कण उपस्थित होते हैं, पराग कण उपस्थित होते हैं, करेक्ट। तो ये टोपीनुमा भाग तो हो गया परागकोश, इसमें हो गई ये पराग कण। और जो नीचे ये वाला नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं तंतु, ठीक है, तंतु कहलाता है। तो इस प्रकार ये दो भागों में बटा होता है, दो भाग होते हैं इसके, ठीक है। ए भाग होता है इसका परागकोश, परागकोश, ठीक है, और बी भाग इसका होता है तंतु, तंतु। इस प्रकार इसके दो भाग होते हैं, करेक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पुंकेसर होता है, ये पुंकेसर इस पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पराग कण होते हैं। ये पराग कण क्या होते हैं? नर जनन कोशिका, इसलिए नर जनन अंग कहलाता है। तो हम कह सकते हैं यह पुष्प का नर जनन अंग है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो पार्ट होता है पुष्प का, जो अंतिम भाग है, वो होता है ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल बीच के अंदर, ये जो पुष्प के बिल्कुल मिड के अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम स्त्री केसर, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर, ठीक, स्त्री केसर, करेक्ट। इस स्त्री केसर को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है, टॉप पार्ट, इसको हम कहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र। और बीच का जो ये पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं वृत्तिका, वृत्तिका, ठीक है। और जो ये बीच वाला गोल सा पोर्शन दिख रहा है बिल्कुल नीचे, गोल पोर्शन, इसको हम कहते हैं अंडाशय, अंडाशय, करेक्ट। तो इस प्रकार ये पूरा स्त्री केसर तीन भागों में बटा हुआ होता है। ऊपर का टॉप भाग जो होता है वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका, और नीचे का गोल भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं, करेक्ट। देखिए बच्चों, बच्चों ये जो स्त्री केसर है, ये इस पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्त्री केसर जो होता है, ये मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग होता है, करेक्ट। इस अंडाशय के अंदर अंड जनन कोशिका बनती है, ठीक है। देखिए अंडाशय में, इसमें अंड जनन कोशिका बनती है, कोशिका बनती है, करेक्ट। तो बच्चों ये होती है पुष्प की संरचना। देखिए हाँ बच्चों, ये पुष्प की संरचना है, ठीक है। अब हम पुष्प से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं देखेंगे। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पुष्प के प्रकार, पुष्प दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? वह पुष्प जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग पाया जाता है। एक लिंगी
पुष्प कहलाता है। ठीक है, तो वह पुष्प जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग पाया जाए उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पपीता या तरबूज। ठीक है, ये एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड डेफिनेशन, उभयलिंगी पुष्प। लिंगी पुष्प। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वह पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक है, वह पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। करेक्ट, जैसे गुड़हल, एग्जाम्पल गुड़हल का पुष्प या सरसों का पुष्प, ये दोनों उभयलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल होते हैं। तो बच्चों, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प में ये अंतर, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प में ये अंतर होता है। एक लिंगी में दोनों जनन अंगों में से एक जनन होगा, या तो नर या मादा। उभयलिंगी में दोनों ही होते हैं। करेक्ट, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, हम अब अगली परिभाषा देखते हैं। देखिए बच्चों, अगली परिभाषा है परागण की क्रिया क्या होती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं हम। वह क्रिया जिसमें परागकण हवा, पानी, पक्षी इत्यादि के द्वारा वर्तिकाग्र पर जाते हैं। परागण क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो वह क्रिया होती है जिसमें परागकण हवा, पानी, पक्षी इत्यादि के द्वारा वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ऐसी क्रिया को हम परागण की क्रिया कहते हैं। कैसे? तो इसके दो प्रकार हैं, उन प्रकारों को क्लियर करते हुए हम इस बात को क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, ये दो प्रकार की होती है क्रिया। पहली होती है स्वपरागण की क्रिया। तो स्वपरागण की क्रिया क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पुष्प है, थोड़ा रफली हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इसके पराग कोश हो गए। ओके, इस पराग कोश में ये क्या है? परागकण। जब इस पुष्प के परागकण ये होती है वर्तिकाग्र। ओके, जब ये इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाएं, ठीक है, परागकण, तो इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं हम स्वपरागण। अर्थात जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाके गिर जाए तो इसे कहते हैं स्वपरागण की क्रिया। करेक्ट, तो हम यहां कह सकते हैं, जब किसी पुष्प के परागकण उसी
पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे स्वपरागण क्रिया कहते हैं। करेक्ट। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं तो स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है परपरागण। परपरागण की क्रिया। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक पुष्प है, ठीक है, रफली हम यहाँ ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। इस पुष्प के ये परागकोश हो गया, ठीक है। ये एक सेकंड दूसरा पुष्प है, ठीक है, ये परागकोश हो गया, ठीक है। ये परागकण, ठीक है। देखिए बच्चों, जब इस पुष्प के परागकण जब दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाएं, परागकण, ठीक है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाते हैं, ठीक है, या इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाएं, तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण की क्रिया। करेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस पुष्प के परागकण इसी की वर्तिकाग्र पर जाते हैं स्वपरागण में, परपरागण में एक इस पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम परपरागण की क्रिया। करेक्ट। तो हम यहां कह सकते हैं, जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं